अब मैं ये डर के मारे से यहाँ भी जी रही हूँ, जैसे यहाँ मेडिकल वीज़े के हिसाब से तालिबान आ सकते और मुझे फोकस करके यहाँ पर भी मार सकते, पर गौतम बुद्ध का वो कैसे इज्जत करे जब वो अपने धर्म के इज्जत नहीं है, किसी और धर्म का इज्जत क्या। आप ये कह रही हैं कि जब वो अपने धर्म के लोगों की इज्जत नहीं करते, मज़ार शरीफ को उन्होंने गिरा दिया, तो वो गौतम बुद्ध की क्या इज्जत करेंगे। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आप आए दिन अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, टेलीविज़न्स पर, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी कई डरावनी तस्वीरें देख रहे होंगे जिन्हें देखकर आप भी एक बार सोचते होंगे कि शुक्र है हम एक सुरक्षित देश में हैं। लेकिन एक बार को ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो उस स्थिति में फंसे हुए हैं या उनका परिवार वहाँ है और वो उन्हें लेकर परेशान है। ऐसी ही एक महिला अभी इस वक्त हमारे साथ हैं जो अफ़गानिस्तान से कुछ महीने पहले भारत आई थी अपने किसी निजी काम से, और अब वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो वहाँ जा नहीं सकती और उनका परिवार पीछे छूट चुका है। तो उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त किस दुविधा में हैं और किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाहीन मोहम्मदी है, अफ़गानिस्तान से हूँ और यहाँ दिल्ली में आकर रह रही हूँ। आप दिल्ली जब आई थी तो किस बेसिस पे, क्या ज़रूरत क्या थी दिल्ली आने की? सबसे पहले मुझे ये कहना है कि मैं कंधार की रहने वाली थी और अपना कंट्री का भी पता है, शायद इंडिया का भी पता है कि वो एक ऐसे हालात है जैसे तालिबान पहले भी वहाँ पर थी, जैसे पिछले नेताओं जो वहाँ पर थे वहाँ पर यही तालिबान का हुजूर था। इसलिए मैं यहाँ इंडिया आ चुकी थी कि सबसे पहले तो वीज़ा नहीं मिल रही थी। हमने बहुत मुश्किलों से मेडिकल वीज़ा लेके यहाँ पिछले 8 महीने से रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी इसलिए मैं ख़तरे में थी कि इससे पहले जैसे तालिबान का आना शुरू हो गया हो जाए तो उन्होंने ब्लैकमेल करते थे तालिबान ने, और मैं मजबूर होकर काबुल में आ गया। काबुल पर भी मेरा ज़िंदगी ख़तरे में थे, क्योंकि कई लोगों को आपको पता है, जैसे जर्नलिस्ट को, जैसे डॉक्टर को, कोई जो मेंबर होते अपने कंट्री का, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में। पर इसलिए मैं काबुल पर भी अपने ज़िंदगी ख़तरे में देकर यहाँ मेडिकल वीज़े से बहुत मुश्किलों से यहाँ आकर रहना शुरू किया, और पिछले 8 महीने से मेडिकल वीज़े को एक्सटेंड करके यहाँ रह रही थी। और अभी पिछले 70 या 80 घंटे से, जैसे 2-3 दिन होते हैं, हम यहाँ रहकर कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ यूट्यूब में, कुछ चैनलों में देखते हैं कि वहाँ कुछ हालात बहुत बिगड़ा हुआ है, और ये अभी तक मालूम नहीं कि क्या और होने वाला है। जैसे सन 2020 भी इन्होंने कुछ जैसे अपने बात शुरू किया था दोहा में। और ये चुपके बंद दरवाज़ों में ये वहाँ बात कर रहे थे, और बम ब्लास्ट हो रहे थे शहरों में अपने कंट्री में, और इनका बात झूठा पूटा चल रहे थे, भरोसा नहीं थे। अभी भी ये लोग एक और काम शुरू किया है कि सबको यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम वो पहले वाले नहीं हैं, पर भरोसा नहीं है। इसलिए कि आप यूट्यूब चैनल में पाकिस्तान का मेंबर देख ले, जैसे कहते हैं हम कामयाब हो गया। सबसे पहले कुरैशी साहब कहते हैं कि हम पूरा अफ़गानिस्तान को ले लिया है, जो भी हम को चाहे वो मिल जाते हैं, अफ़गानिस्तान हमारा कब्ज़े में, ये है वो है, और उनकी ऊपर ऐसे बात है जो जैसे 80% तालिबान, यही तालिबान के बीच में पाकिस्तानी लोग भी हैं। वो पाकिस्तानी लोग जैसे हर जगह को कब्ज़ा करके उर्दू भाषा में कहते हैं कि एक तो हिंदी भाषा है, एक उर्दू भाषा है, उसको तो हमको समझ आ जाते हैं कि जैसे उर्दू भाषा में ये लोग लोगों के साथ बात करते हैं, और ऐसे जैसे उनका अपना कंट्री हो, अपना जगह हो, मन चाहे वही करते हैं। मतलब आप जब यहाँ आई थी तो आप इसलिए यहाँ आई क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी वहाँ ख़तरे में लग रही थी, आप पहले ही समझ गई थी कि जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है?
ख़राब तो नहीं लग रही थी मुझे, फ्यूचर भी नहीं दिख रहा था और अंधेरा ही अंधेरा। वो अंधेरा क्यों? वो इसलिए कि ब्लैकमेल हो जाते थे हम। जैसे ब्लैक पेपर में वाइट पेन से जैसे मिटा देते कोई चीज़ को, उसको उसमें लिख कर हमको मिल रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि अगर आप लोग अमेरिकन लोगों के साथ काम करते हो या कोई गवर्नमेंट की काम करने वाले हो, आप लोगों का ज़िंदगी अब ख़त्म है। अब जैसे अभी मेरा अपना भाई कुछ देर पहले मेरे साथ बात कर रहे थे व्हाट्सएप में, तो उन्होंने कहा कि वो तो डॉक्टर था पर फ़ौज में, तो उसने कहा कि अफ़गानिस्तानी फ़ौज में, तो वो डॉक्टर था। अब वो पूरा घर में बैठे हुए हैं और उसका वाइफ है टीचर। तो अभी वो ये डर से घर पे बैठ गया है कि ऐसा ना हो कि एक तो मैं डॉक्टर में थी और दूसरा मैं फ़ौज में थी। अब उनका अगेन क्या होगा? उनका भी फ्यूचर यही है कि यहाँ आ जाए, और उसका कुछ वीज़े का प्रॉब्लम है और पासपोर्ट उसकी बच्ची का, उसकी बीवी का और अपने हैं, पर उसका नया जो 5-6 महीने का बच्चा है उसका वीज़ा नहीं है। अब हमारा फ्यूचर ये है कि उसके आने का, और मेरा दूसरा और अपना रिश्तेदार है, माँ का दूसरा बहन भाई, ये सब आप लोग चाहते हो कि आपकी फैमिली जो वहाँ हैं वो सब वहाँ से निकल जाएं, वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है? सब वो इसलिए निकल जाए, अगर कोई बात भी ना हो या कोई ऐसे कुछ गड़बड़ भी ना हो, जब तक एक नेता, एक जनता जैसे भरोसा नहीं है नेता पर कैसे? अब आप देखिए, जैसे पहले था अफ़गानिस्तान, अब उसका नाम अभी से अभी चेंज हो गया, हमारी इस्लामी इमारात। अब देखिए मनी भी चेंज होते हैं, पासपोर्ट का सब कुछ चेंज होते हैं, यानी पूरा सब। इसकी चेंज होने में कितना अरसा पड़ते हैं। एक चीज़ और जो सामने निकल के आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि अब तालिबान पहले वाला तालिबान नहीं रहा। अब वो महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को एजुकेशन भी देंगे, जो अधिकार शरीयत में लिखे गए हैं हम वो अधिकार भी देंगे महिलाओं को। तो एक डिबेट ये चल रही है कि अब तालिबान पहले की तरह नहीं रहा, उनकी हुकूमत अगर आती है तो वो पहले से ज़्यादा लोगों को राइट्स देंगे, अधिकार देंगे। आप इस पर कितना यकीन करती हैं? इसका तो हम यकीन भी नहीं करते, पर उसका ये नया चाल हम बोल रहे। नया चाल उनका ये कि उनको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, वो जो लीडीज़ है जो उछलने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, वो जो हुकूमत में जैसे गवर्नमेंट में काम किया है, जैसे अमेरिकन लोगों के साथ जैसे मैं हूँ, यहाँ पर मुझे यकीन नहीं है, जैसे वहाँ के लोगों का तो यकीन होते ही नहीं। ये लोग अब आसानी से ऐसे काम करते हैं कि जो लोग मन का करते हैं उन लोगों का कि जैसे काम करे बाहर, उनको आसानी से मिलते हैं। जब यकीन दिला दिया सब निकल जाते हैं भरोसे पे, उसको चुन चुन के आरामी और सुकून से वो लोग लेते हैं। मतलब आपको तालिबान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है? यकीन क्या, भरोसा भी नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि जैसे वो लोग 2000 में किया था, अब उससे बढ़कर करते हैं। वो इसलिए कि जैसे 2000 में ओनली ऑन द स्पॉट उसी टाइम करते थे, अब धीरे धीरे करते हैं। अभी आप यहाँ हैं और यहाँ से आप तस्वीरों के ज़रिए जो कुछ देख रही हैं, आपका परिवार वहाँ है, कैसा लगता है ये देख के और कितना परेशान करता है ये सब कुछ? वो इसलिए कि आजकल टीवी चैनल में, यूट्यूब में ऐसे आते हैं कि जैसे लेडीज़ को बेहोश करके ताबूतों में डालकर उनको मुंतकिल करते थे। और ये भी देखते हैं हम वीडियो में यूट्यूब में कि ऐसे आया है कि जैसे एक लेडीज़ जो अगर विधवा हो तो उनका भी एक लिस्ट बना दिया जाए, जितना विधवा है हर तालिब के लिए एक निकाह हो जाए। कहते हैं ये भी हमारा पैगंबर की समय का ही बात है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं शरीयत को घुमा फिरा के ये जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, वो शरीयत को कानून बना के लागू कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो मिसयूज़ का बात तो अलग है, पर वो शरीयत को नाम से बदनाम करते हैं। अच्छा। अगर हमें अभी हम उससे या कोई और उससे पूछा जा जाता है कि भाई अपना कलीमे पढ़ो, अपने मज़हब का, अपने धर्म का, उनका कलमा क्या कि कुछ भी समझ नहीं आते। मतलब उनको धर्म के ज्ञान जो धर्म में सिखाया जाता है उसकी कोई समझ नहीं है। कोई समझ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं उनका, क्योंकि वो लोग मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी है। और उन्होंने अपने कंट्री को जैसे अफ़गानिस्तान को भेज दिया गया है, और वो तो बात अलग है
एक और बात नया जैसे आजकल सब मीडिया में देखते हैं, जैसे पिछले नेता जो अशरफ गनी के साथ थे उस पर भरोसा नहीं है। अब मैं ये डर के मारे से यहाँ भी जी रही हूँ, जैसे यहाँ मेडिकल वीज़े के हिसाब से तालिबान आ सकते और मुझे फोकस करके यहाँ पर भी मार सकते। तो मतलब जितने भी अफ़गानिस्तानी लोग हैं और जो कहीं भी रह रहे हैं इस तरीके से, वो अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? सुरक्षित आसिया में, जैसे आसिया कहते हैं और उरुपा कहते हैं, जब तक हम आसियाई मुल्क में है हम सुरक्षित नहीं है। अगर एशियन यूरोपियन कंट्रीज में आप सुरक्षित है, वो इसलिए सुरक्षित है कि वो लोग जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका, जैसे फ्रांस, ये सब हम लोगों को अगर बुला दे तो हम सेफ है। हाँ। उसके अलावा हम सेफ है नहीं। कनाडा ने एक ऐसा अपनी तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव लाया है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि 20,000 अफ़गानिस्तानियों को हम अपने देश में रखेंगे, जगह देंगे। तो ये सुनने के बाद आप लोगों को कुछ रिलीफ ऐसा फील होता है? पर बात ये है कि कुछ लोगों ने जैसे कनाडा के पब्लिक जो कंट्री जो है वो भी कुछ उनका कुछ बात ऐसा है, जैसे पेपर में लिखा हुआ है कि ऑप्शन है 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन। ऑप्शन उनका ऐसे है जैसे यहाँ आम लोग रहते हैं, मैं अमेरिकन लोगों के साथ काम करती थी। हाँ। अब मैं कनाडियन पब्लिक के साथ मेरा जाना तो मुमकिन नहीं है। अभी हमने देखा कि जैसे आपके वहाँ पे एक मज़ार शरीफ थी, सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल माना जाता था, उसको तोड़ दिया गया। इससे पहले कंधार में भी एक गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, उसको तोड़ा गया था। इस तरीके से अगर तालिबान शरीयत को ही लागू करना चाहता है तो धार्मिक स्थलों पे हमला, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ बात ऐसे थे कि मज़हब के हिसाब से हम आपस में भी हम लोगों का गुजारा नहीं है। वो इसलिए कि मुहर्रम का महीने चलता है और आज 10वीं है, जैसे अपने धर्म के महीने मुहर्रम के हिसाब से। तो जैसे ये तालिबान शहर में पहुंचकर जैसे मुहर्रम का परचम जो होते थे 20 दिन के लिए 40 दिन के लिए, उन्होंने उसको उठा के अपना परचम बेच दिया। कहता है ये शिया है, ये सुन्नी है, ये। पर गौतम बुद्ध का हाँ, वो कैसे इज्जत करे जब वो अपने धर्म की इज्जत नहीं है, किसी और धर्म का इज्जत क्या? आप ये कह रही हैं कि जब वो अपने धर्म के लोगों की इज्जत नहीं करते, मज़ार शरीफ को उन्होंने गिरा दिया, तो वो गौतम बुद्ध की क्या इज्जत करेंगे? हाँ, यही है। रह रही दूसरी कंट्रियों का जैसे पब्लिक आते हैं, कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि 2020 में सॉरी 2020 में गुरुद्वारा में ये लोग पहुंच गए और वहाँ लेडीज़ के साथ गलत बर्ताव भी हो गया और उसके साथ साथ कुछ वहाँ के जैसे यहाँ जैसे मेंबर लोग होते हैं उनको भी मार दिया। अब खुद सोचे जो 200 लोग कल यहाँ पहुँच गए थे, उसके साथ अगर आप उनसे पूछें कि इनके साथ ये 18 या 19 साल में क्या क्या हुआ है तालिबान के आने के बाद और उनके जाने के बाद और दोबारा आने के बाद क्या क्या हुआ है, आप खुद पूछें। वो लोग जो कहानी सुनाते हैं एक से बढ़कर एक है। अब मैं और क्या बताऊं आप लोगों का, इनकी गलतियों में, इनकी बुराइयों में, इनकी जैसे अपने पब्लिक के साथ करते हैं, गैर मुल्कियों के साथ क्या करते हैं। हाँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि जब अपने देश में अपने लोगों के साथ ये इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, तो वहाँ जो गैर मुल्क के लोग हैं उनके साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यही डर के मारे से तो जैसे आपने एयरबस में देखा, हाँ, और एयरपोर्ट में देखा कि लोग डर के मारे से अब 20% बाहर का लोग भी थे उसके बीच में, उनकी डर के मारे से अपना अफ़गानी कपड़ा पहन के चढ़ जाते थे एयरबस में। वो इस डर के मारे से कि अगर उनको इनके बारे में इंक्वायरी हो जाए, ऐसा ना हो कि उनको फांसी दिया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि अभी जो हालात हैं, ऐसे में आप क्या चाहती हैं कि जो बाकी देश हैं जैसे अमेरिका है और बाकी के जो बड़े देश हैं, भारत है, या जो भी इस मामले को आगे ला सकते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो अफ़गानिस्तान के लिए क्या कुछ करें, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए कैसे देश आगे आए? मेरा तो यूरोप से, जैसे अमेरिकन, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हाँ, और अपना दोस्त जैसे इंडिया है, जैसे ईरान है, जैसे और कंट्री है, हाँ, इनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों का जो हेल्प करती हो, अगर हेल्प करती हो ऐसे हेल्प करे जैसे पहले अमेरिकन लोग
हम लोगों के साथ हेल्प किया, पर फुटपाथ में हमको छोड़ के चले गए, यानी नाकाम हो गए। नाकाम हो गए। अब इतना तो कर सकते हो, जैसे आम लोग वहाँ है उनका जीना तो सही है, पर वो जो गवर्नमेंट में और वो जो और पब्लिक के साथ, जैसे और कंट्रियों के साथ उन्होंने जॉब किए हैं, उनको ज़रा हेल्प करके निकाल दें। अब ये भी मुश्किल है आजकल, अपने कंट्री में तो सब जगह क्लोज है। मुझे इंडिया से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जितना लोग इंडिया में हैं, जितना लोग ईरान में हैं और जितना लोग तुर्किया में हैं, यही आपकी चैनल के तरफ से मैं और कंट्रियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक अफ़गान के नाते से, कि प्लीज़ हम लोगों का जो जितना अपने भाषा में कहते हैं माजरीन, उनके साथ आप लोग गलत बर्ताव मत करिए, उनके साथ हेल्प कर लिए। ख़ास तौर पर यहाँ के इंडिया के पब्लिक जो अफ़गानिस्तान का 20 साल से रहते हैं, उनके साथ एक ऐसा गलत बर्ताव होते हैं कि UNHCR की दफ्तर जो है कोई हेल्प नहीं करते, कोई भी हेल्प नहीं करते। भारत में जो ऑफिस है, भारत में जो UNHCR का ऑफिस है, 80% लोगों का रिजेक्ट किया गया है, और वो एक ऐसे हालात में जीते हैं जैसे ना मरते हैं और ना जीते हैं। काम नहीं है, काम जैसे खाने का पीने का, हर घर का विधवा लेडीज़ यहाँ 60% आ चुके हैं, जैसे कोई मर्द नहीं उनका, और 9-9, 10-10 बच्चे हैं। उसके पीने का, उसके खाने का, उसके रहने का, टिकाने का जगह है ही नहीं। तालिबान के आने के बाद सबसे ज़्यादा जो खतरा महसूस किया जा रहा है वो औरतों को लेकर है। औरतों को तो वही पे ख़तरा है, जैसे अशरफ गनी उस समय जो थे, अब तो आपको तो मालूम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ मुझे डर के मारे से ऐसे घूर जो कोई मेरी तरफ देखे, मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि ये और कपड़ों में तालब ना हो, मुझे ना मारे। आपको यहाँ भी डर लगता है उनसे? यहाँ भी 100% डर लगते हैं। हम क्या कि जितना यहाँ अपना पब्लिक है, वहाँ का डर है। एक और रिक्वेस्ट है मोदी साहब से, लाइफ आप मोदी साहब को बता सकते हो, मेरा कहना उनको लाइव बोल सकते हो कि मैं यहाँ, मेरा नाम है शाहीन मोहम्मदी, अपने अफ़गानी लेडीज़ और जेंट्स जितना लोग हैं यहाँ पूरा दिल्ली में, पंजाब में, कहीं पर भी, पूरा दिल्ली में यानी पूरा हिंदुस्तान में हमारा लोग है, उनके साथ हेल्प हो जाए। हेल्प ये नहीं हो जाए कि जैसे मनी, जैसे घर, हेल्प ये हो जाए कि हम लोगों का वीज़ा मिल जाए। वो लोग जो 10 साल 20 साल से यहाँ रहते हैं, उनको वीज़ा, रहने का ठिकाना, ये सब कुछ नहीं है। इतना रिक्वेस्ट हो जाए कि UNHCR के दफ्तर ऑफिस जो है यूरोपियन लोगों को बता दिया जाए कि प्लीज़ इनको तीसरा पब्लिक में ये मतलब लोग उनको शुमार किया जाए और उनका वीज़ा मिल जाए। जैसे लोग UNHCR में अपने आप को, मतलब आप परमानेंट वीज़ा की मांग कर रहे हैं? वीज़ा भी, और यहाँ की जाने के लिए UNHCR के साथ उनको एक, मतलब UNHCR के साथ बात करके आप लोगों को सुरक्षित जगहों पे जाने की बात। जैसे यूरोपियन लोग हम लोगों को बुला दिया है। अब जितना लोग यहाँ पर है, उनका तो 50% यही गवर्नमेंट का है, यही अमेरिकन लोगों, यूरोपियन लोगों के साथ काम किया हुआ है, इसलिए बाकी यहाँ आया है। मैंने ये भी सुना है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब को भी पता है कि अब जनरल राजिक जैसे कुछ अर्सा पहले शहीद हो गया, उसका भाई भी यहाँ आकर छुपे हुए हैं। इसी के साथ साथ 60% और की लोगों की जैसे नेता यहाँ पर छुपे हुए और किसी को नहीं बताते कि हम दिल्ली में डर के मारे में, उनकी मदद किया जाए। और उनकी तरफ से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज़रा जांच करके हम लोगों को प्लीज़ 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 जितना यहाँ माजिर रहते हैं उनके साथ हेल्प हो जाए। मतलब शाहीन कहना चाहती हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहने पे मजबूर हैं, उन्हें निकाला जाए ढूंढ के और उनकी हेल्प की जाए, और हेल्प ऐसे कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ वो सेफ़ महसूस करते हैं, जिन कंपनीज़ के साथ वो काम कर रहे थे, जिन कंट्रीज़ के साथ वो काम कर रहे थे, उन कंट्रीज़ का वीज़ा उन्हें दिला दिया जाए ताकि वो वहाँ सुरक्षित रह सके। वो इसलिए, सॉरी मेरा कहना कुछ ज़्यादा है, मेरा दर्द बहुत है, वो इसलिए कि मैं
ये भी बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं ला पाया। हाँ। मैं सिर्फ अपने जान को निकाल कर यहाँ आया, सिर्फ अपने आप को। जितना मेरा डॉक्यूमेंट है, जितना मेरा जैसे वहाँ पेपर थे, सब वहाँ रह गए। पर जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करती थी, जिस यूरोपियन के साथ, जैसे अमेरिकन के साथ, वर्जीनिया अमेरिका का बेस्ट प्रोजेक्ट CHA ऑफिस। अच्छा। अब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर वहाँ उन लोगों का जो सर्च हो जाए वो सब कुछ मिल जाए, एम्प्लॉय डिटेल। क्योंकि मैं काबुल में नहीं, कंधार में काम किया। तो आप ये चाहती हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग अलग अलग कंट्रीज़ के साथ काम करते थे उनकी वो डिटेल्स निकाल के और इंडिया आप लोगों की ऐसे मदद वो करे? इसलिए कि 80% लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट, अपना जो कुछ नहीं लेके आए हैं। इसलिए अगर वो उसके अलावा जो जैसे मुंह से बोलते हैं कि हमने काम किया है, अमेरिकन जैसे कनाडियन वो सच बोलते हैं, पर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। वही डर के मारे से कुछ जला कर आया, कुछ रह कर आया, कुछ छुपा कर आया। तो ये रिक्वेस्ट आपकी नरेंद्र मोदी जी से है? नरेंद्र मोदी साहब से यही है कि यूरोपियन लोगों के साथ बात हो जाए। जितना इनका यहाँ लोग पना लाया है, जैसे यहाँ आ चुके हैं, सॉरी ये जैसे मैं अपने भाषा में कुछ बोलती हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट ये जितना यहाँ अफ़गान लोग रहते हैं उसको बाहर मदद करें, भेज दिया जाए। वो इसलिए कि यहाँ हम तो मुश्किलों में, और यहाँ का कंट्री दिल्ली का या कहीं और पे जैसे दर यानी जैसे मैं बताऊँ टोटल पूरे हिंदुस्तान में जितना इंडिया का लोग, अफ़गान का लोग इंडिया में रहते हैं, उनके साथ अगर यही हेल्प हो जाए जो बाहर मुल्क उसको भेज दिया जाए, इंडिया के लिए भी सुरक्षित है, हम लोगों के लिए भी। मतलब शाहीन कहना चाहती हैं कि अगर इन लोगों को ढूंढ के इनकी मदद की जाए, इन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ में भेज दिया जाए, तो इससे भारत भी सुरक्षित होगा, भारत की भी मदद होगी और इनके जैसे लोगों की भी मदद हो सकती है। ये इनकी रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसी के साथ देखते रहिए बहुजन TV। धन्यवाद।